हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अप्रैल 27, 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इट इज़ अबाउट दी फ्रांस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, द न्यू ट्रेंड्स इन फ्रांस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस विच हैव एमर्ज्ड। देन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द येलो वेस्ट मूवमेंट। ये एक मूवमेंट था जो फ्रांस में हुआ था अगेंस्ट द प्राइस राइज। इस मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, क्यों ये मूवमेंट हुआ है, एंड स्टडिंग द डिवाइड इन फ्रांस। फॉर एग्जांपल, देयर इज वन कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज रैंक साइज रूल। फ्रेंड्स, रैंक साइज रूल में क्या होता है कि इस रूल के अनुसार ये होता है कि किसी भी गिवन रीजन में एक एरिया काफ़ी डेवलप्ड होगा, ठीक है, जिसको कहते हैं कोर। सो कोर विल बी डेवलप्ड एंड द पेरीफेरी विल बी अंडर डेवलप्ड। तो फ्रांस में कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि जो कोर है, मतलब जिसको आप कह सकते हो सिटीज़ आर क्वाइट डेवलप्ड, बाकी जो पेरिफेरल एरिया है फ्रांस में दे आर लेस डेवलप्ड। ओके, सो वी विल स्टडी द येलो वेस्ट मूवमेंट, वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट ट्रेंड्स इन दिस मूवमेंट। उसके बाद हम यूएस की एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे आज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें इंडिया को एक टैग मिला है। वो टैग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दोज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल मूव ऑन टू स्टडी अबाउट अंत्योदय मिशन। अंत्योदय, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली नेशनल पंचायती राज was observed on April 24th. So उसका एक follow up article है. Then there is one more article about strengthening the urban local bodies and smart cities. So there are smart cities, this is the smart city mission, a flagship mission under the Union Ministry of Housing and Urban Affairs. So we will study all those things. So let's start with the news then. First let's take the news from the first page. That is more COVID jab for children gets not. For example, हम पहले से जानते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं हमारे, उनको कोविड जैब लगना चालू हो चुका है। और अब जो है, पहले जो था दो वैक्सीन को नॉट मिला था, एक तो था कोवैक्सीन। तो जो कोवैक्सीन था इट वाज अवेलेबल फॉर 15 to 17 ईयर्स ऑफ एज, एंड द नेक्स्ट वाज कोर्बेवैक्स। दिस कोर्बेवैक्स फॉर 12 to 14 ईयर्स ऑफ एज। नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग केसेस इन इंडिया, the Drug Controller General of India has approved the emergency use authorization for 2 anti-coronavirus vaccines for children between 5 and 12 years of age. Okay, so here biologicals is Corbevax. It has been approved for administration in children between the ages of 5 and 12, and Bharat Biotech Covaxin has been approved for restricted use in emergency situation in 6 to 12 age group. अब हम फ्रेंड्स चलते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को यहीं पे कर लेते हैं। मैक्रॉन्स री इलेक्शन अ विक्ट्री विद चैलेंजेस। सो नाउ लेट्स स्टडी फ्रांस में अंडर आर्टिकल 7 ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 7 है, विद मैंडेट्स 2 राउंड इलेक्शंस। ओके, तो 2 राउंड इलेक्शंस होते हैं। पहले राउंड का इलेक्शंस में अगर मेजॉरिटी नहीं मिला देन दे गो फॉर सेकेंड राउंड। ओके, सो द फर्स्ट राउंड इज the first round is for preference, ठीक है। second round is for clearly eliminating the person who the citizens do not want to be elected. okay, so अब जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रांस में फ्रेंच वोटर्स दे गिव thumping majority to Emmanuel Macron. He has won the second term in Europe. Now France में he is the person is the third president who has been re-elected as the president. The other two are, if you can see over here, François Mitterrand in 1988 and Jacques Chirac in 2002. okay, now the next factual information is कि Emmanuel Macron ने किसको हराया है, ठीक है। so there was a clear cut competition between Marine Le Pen and Emmanuel Macron. so Marine Le Pen, okay, she scored 41.5% of vote, and Emmanuel Macron 66% to 58.5% of vote. अब यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इससे रिलेटेड इन्फोग्राफिक भी है। अब आप ध्यान से देखिए,
अगर हम देखते हैं इमैनुअल मैक्रोन का, सो दो ही हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म बट हिज वोट शेयर हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 66% टू 58.5%. उसके बाद हम मैरिन ली पेन का देखें, सो हर वोट शेयर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 34% टू 41.5%. इट मीन्स इफ यू सी ली पेन, शी इज़ फ्रॉम फार राइट. ओके, यूरोस्केप्टिक पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं जिनको. And now if you will just see, the share of this vote is her vote has increased, and the share of centrist leader Marine Le Pen, it has decreased. So if you can see over here that this denotes the change which is happening in France. Okay, now the last paragraph is very important for us, that relief in Europe and India. Now why there is relief in Europe and India? Because if you will just see that difference between the Macron and Le Pen. So Le Pen, she is from far right party. Okay, and over here far right party का मतलब होता है कि ये लोग यूरोप स्केप्टिक पार्टीज होते हैं. ठीक है, तो इट वुड हैव डैमेज द यूरोपियन यूनियन मोर, स्पेशली आफ्टर द ब्रेक्सिट. ठीक है, अगर फ्रांस भी अगर यूरोप से निकलने की बात करने लगे तो यूरोपियन यूनियन कैन बिकम मोर वीक. दैट्स वाई यू विल जस्ट सी दैट द पोर्चुगीज एंड स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा एंड पेड्रो सैंचेज एंड जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, दे co-authored an op-ed urging French voters to reject Miss Le Pen. Okay, now इंडिया का भी इसमें इंटरेस्ट है, दैट इंडिया इज वाई इंडिया इज हैप्पी विद मिस्टर मैक्रॉन्स विक्ट्री. So India and France, they have enjoyed a strategic partnership which is established since 1988, and now if you will see that India and France relationship, it has expanded in the sector of defense, nuclear and space sectors, climate issues, renewable sector, cyber security and counter terrorism. Also now French has their presence in the Indo-Pacific region, including the European Union. Now let's study about the India's presidential election, which is very important क्योंकि इंडिया में भी इस साल presidential election होने वाले हैं. So if you will just see Article 55, so Article 55 elaborates the process of election of President of India. So यहाँ पे जो electoral college होता है हमारे president के election का, it consists of elected members of the Rajya Sabha and Lok Sabha, elected members of all the state legislative assemblies, and elected members of the Union Territory of Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir only. Why do only these three union territories? Because these three union territories have legislative assembly. Okay, so in total we have 776 MPs and we have 4120 MLAs. अब क्या होता है कि 776 MPs जो हैं इसमें से every MP, okay, they have the vote. Okay, and the vote weightage of each MP is 708. प्रत्येक MP का जो वोट होता है वो 708 होता है. ठीक है, उसके बाद जो हमारे 4120 MLAs हैं, इनका जो वोट शेयर होता है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ देयर स्टेट. सो द वैल्यू ऑफ vote of each MLA will depend upon the population of state, so it will vary from state to state. Okay, बट इसमें बस एक चीज़ का ध्यान ये रखना होता है कि जो टोटल वेट होता है MPs का, टोटल वेट ऑफ वोट्स ऑफ 776 MPs, it should be equal to total weight of vote of 4120 MLAs in India. बस इतना ध्यान रखना होता है. बट इंडिविजुअल MPs का, इंडिविजुअल MLAs का वोट का जो वोट है वो वेरी करता है. देन वी हैव दैट कोई भी अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए अपने आप को नॉमिनेट करवाना चाहता है, देन दे शुड हैव 50 इलेक्टर्स एंड 50 प्रपोजर्स, एंड देन द इलेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू सीक्रेट बैलेट बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. द नेक्स्ट इज हु इज द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द election to the President of India. Then he is the General Secretary of Lok Sabha. Then we have Article 58. Article 58. So Article 58 में प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उनका
एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? सो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, he should be 35 years of age or above, and he should be qualified to become the member of the Lok Sabha. The next is mission Antyodaya. Okay, now over here this mission is talking about transforming the rural India. Okay, तो अगर हम देखेंगे कि हमने पहले भी किया था 73rd amendment 1992. So this constitutional amendment act, it gave the constitutional status to Panchayati Raj and introduced 3-tier system of Panchayati Raj in India. 3-tier system. तो जो सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड जो होता है बस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है ग्राम सभा. आफ्टर दैट वी हैव पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड देन वी हैव जिला परिषद. नाउ ऑल्सो दिस 73rd amendment act it introduced article 243G, article 243 in the constitution of India. Okay, well it gave certain constitutional provisions regarding the functioning of rural local bodies. For example, for election of Gram Sabha, for constitution of Gram Sabha, then district planning committee, then state finance commission, providing reservations for women, that is 1/3 reservation for women, then reservation for SCs and STs according to their population. Okay, now the government of India has introduced mission Antyodaya in 2017-18 and it is being implemented by the Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Rural Development. They act as the nodal agency of this mission. Okay, now what are the key goals of the mission Antyodaya? So the key goal of mission Antyodaya is to ensure optimum use of resources through the convergence of various schemes. बहुत सारे schemes जो होते हैं rural development के लिए, for example schemes related to housing, scheme related to drinking water, schemes related to rural roads etc. इन सब का convergence होता है और उस हिसाब से ग्राम पंचायत जो है उसको एग्जीक्यूट करके रूरल डेवलपमेंट करती है. सो all these schemes have been made to address the multiple deprivations of poverty. Okay, so here gram panchayat, it plays the very key role in decentralization planning process in India. Now the next is that this scheme, okay, इस स्कीम में एनुअल सर्वे होता है. ठीक है, ये एनुअल सर्वे इसलिए किया जाता है कि जो डेवलपमेंटल गैप्स है उसको समझने के लिए और उस एरिया को टारगेट करने के लिए. ठीक है, इन हाउ मैनी such topics? In 29 such topics or subjects. There are 29 subjects which has been assigned to पंचायत by the 11th schedule of the constitution. तो ये 29 सब्जेक्ट्स में क्या डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट गैप्स कितने हैं, ठीक है, कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, इनका एक सर्वे किया जाता है और उसके ऊपर टारगेट किया जाता है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द गैप्स इन ग्राम पंचायत. तो मिशन अंत्योदय के अंदर जब सर्वे हुआ था 2019-20 पहली बार, ओके, सो दैट हाईलाइटेड द इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स. ओके, इन 2.67 लाख ग्राम पंचायत जहाँ पे 6.48 लाख विलेजेस हैं. ओके, एंड 1.03 बिलियन पॉपुलेशन है. नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन अंत्योदय? तो एक कॉन्सेप्ट है विच वी कॉल इट एज सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे मिशन अंत्योदय को हम ठीक से इम्प्लीमेंट करके, ठीक है, वी कैन look for social justice, we can make India more socially equal and egalitarian society. Okay, now the last paragraph is important that there are some lapses. Okay, तो अगर हम देखेंगे कि lapses क्या हैं, तो अगर जैसे कि हम कुछ important schemes देखें, ठीक है, तो जैसे कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना. ओके, इन सब में अगर हम देखेंगे दैट इनका कन्वर्जेंस अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है कि ताकि जो सोशल जस्टिस जो एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन गवर्नमेंट का, उसको हम अचीव कर सकें. सेकेंड इज
to failure to deploy the data for to India's fiscal federalism, okay, particularly related to transfer system and horizontal equity in transfer of public goods। जैसे कि कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ट्रांसफ़र होना चाहिए कि ताकि वो स्कीम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। ओके, सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ओके, इसको अगर हमें इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से करना है सो वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इंटरवेंशन, और मिशन अंत्योदय को हम ठीक से इम्प्लीमेंट करके वी कैन अचीव दैट टारगेट। द नेक्स्ट इज ICCC, ये इम्पॉर्टेंट है। ICCC क्या है? इट इज़ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन द अर्बन एरिया। विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग इट? इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हु इज़ द मिनिस्टर? हरदीप सिंह पुरी। नाउ this integrated command and control centers, it has been established in 80 cities which are the part of smart city mission। okay, now what is the objective of this project? is project का objective क्या है? तो इस project का objective है that for the effective implementation of the projects for the smart city, okay, through the smart solutions network। then we have 5 pillars of ICC। तो 5 pillars of ICC क्या क्या है? all are technological intervention। the first is bandwidth, then we have sensors and edge devices, then analytics, which are software which capture the data, okay, and they generate intelligence। the fourth is storage of data, and the fifth is ICC software, which is called as system of system। now the objective of this ICCC software is to collect all the data, okay, and to serve as the anchor for specific components। okay, the next is what is the advantage of this ICCC? the first is predictive modeling। predictive modeling का यहाँ पे मतलब होता है कि हम डेटा को स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि सिटी में गैप्स कहाँ कहाँ पे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कहाँ कहाँ पे है, सिटी किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्रेडिक्ट वेयर इज़ द रियल एस्टेट हॉटस्पॉट्स, ओके, वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट विच इज़ द एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स इन द सिटी, विच आर द बस रूट्स विच आर प्रोन टू क्राउडिंग। ठीक है, द नेक्स्ट इज द ओनली प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट हाउ वी इंटीग्रेट ICCC विद अर्बन लोकल बॉडीज। तो ICCC जिस पे काम करेगा, जो डेटा कैप्चर करेगा, दीज आर द कोर फंक्शंस ऑफ urban local bodies। so if we integrate ICCC with urban local bodies, then we can implement this program more effectively। the next is yellow vest movement। ठीक है, so yellow vest movement जिसको हम कहते हैं गिलेट जाउन्स मूवमेंट। ओके, so the गिलेट जाउन्स मूवमेंट ये एक मूवमेंट हुआ था फ्रांस में, and the protesters they demanded some demands of the protesters were tax cuts on fuel, tax rise, must increase the tax for rich people, then improvement in public services and state benefits। some wanted stronger president and some wanted all these things at once। okay, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे that the गिलेट जोन्स दे टारगेट द फ्रेंच स्टेट एज बोथ विलियन एंड सेवियर। कि मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन जो वर्सन हुआ है इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट, एंड हु कैन रेक्टिफाई दिस? देन it can be rectified by the French government only। okay, so that's why they are demanding that French government should lower the fuel tax, it should cut the property taxes, it should hire more doctors for rural clinics। okay, and what was the impact of this movement? so the impact of this movement was जो ये ratings हैं Emmanuel Macron का, it started plunging down, and this gave an avenue for Marine Le Pen to capitalize on this, and if you will see that the vote share of Marine Le Pen has increased as compared to the last election। now यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि
जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो क्या है, तो यहाँ पे हमको एक पैराडॉक्स समझने की ज़रूरत है कि फ्रांस में, ठीक है, द फ्रेंच स्टेट इट हैज़ एक्सपांडेड इनॉर्मसली, इतना तक कि दैट फ्रेंच पीपल दे आर कंफर्टेबल विद हाई लेवल ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस इन देयर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। इसके साथ साथ देयर हैज़ बीन द मैसिव सब्सिडीज पुट इन प्लेस। जब फ्रांस में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा इन 1980s, तो सब्सिडीज वॉज पुट इन द प्लेस, ओके, and this has increased the dependency of people on the state. उसके बाद जब क्या हुआ कि when government started withdrawing from all this state benefits, it led to the protest called as yellow vest. उसके बाद the second important thing to understand in France is center and periphery. Okay, so the common theme in this yellow vest movement was that if you will just see that फ्रांस में एक चीज़ है कि you will have a core which will be developed, and then you will have periphery which will be underdeveloped or very less developed. If you will read over here that urban areas in France have tended to develop better infrastructure and more integrated community structures. Okay, then the withdrawal of state aid has had the opposite effect in peri-urban and rural areas and in the highly unequal overseas territories. The next is the central government and Netflix, they have launched partnership with 2-minute films. तो यहाँ पे the union government and Netflix, they have started the partnership and they have released 2-minute films on 7 women change makers. इस मूवी का टाइटल क्या है, आज़ादी की अमृत कहानियाँ. ओके, नाउ दे हैव ऑल्सो अनाउंस्ड द प्रोडक्शन ऑफ मोर सच शॉर्ट्स एंड films on the freedom struggle to celebrate 75 years of independence. The next is US host weapon summit as Moscow warns of Cold War. तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सिचुएशन है रशिया यूक्रेन क्राइसिस का वो और वर्सन होते जा रहा है. सो इफ़ यू विल जस्ट सी दैट NATO countries they were meeting in Germany. There is Ramstein air base in Germany where they were meeting and they were considering to supply more weapons to Ukraine. At the same time, Antonio Guterres, who is the Secretary General of United Nations, he was meeting with the Foreign Minister of Russia, Sergei Lavrov. Okay, so here Sergei Lavrov, he has made an accusation on US that this war is being led by the US. जैसे कि अगर आप देखेंगे that they are saying that we are extremely, ये कौन कह रहा है, okay, we are extremely interested in finding ways or in order to create the conditions for effective dialogue, create the conditions for ceasefire as soon as possible and create the conditions for a peaceful solution. So this has been said by Guterres, who is the United Nations Secretary General. अब यहाँ पे देखिए Sergei Lavrov, what he is saying, he is blaming NATO, that NATO is engaged in a war with Russia through a proxy. ठीक है, जैसे कि supplying more weapons to Ukraine, okay, definitely it is a red line for Russia. So they are saying that अगर ये supply होता है so this war will be prolonged. The next is China, India at coal plants as global capacity addition dips 13%. Now, if you will look at the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report, okay, it says that there is no carbon budget left. ये carbon budget कहाँ की बात हो रही है, atmosphere में, ठीक है. And then it says that coal use needed to be fall by 75% by 2030 if we want to restrict the temperature rise below 1.5 degrees Celsius in line with Paris Agreement. Okay, अब हम आते हैं चाइना और इंडिया पे. तो अगर हम देखेंगे कि ग्लोबल कोल पावर एक्सपेंशन में अगर हम देखेंगे, सो चाइना इज लीडिंग, ओके, इन 2021 वेयर इट हैज़ एडेड 25,000 मेगावाट ऑफ न्यू प्लांट्स. देन द सेकेंड नंबर इज इंडिया. इंडिया हैज़ एडेड 6,100 मेगावाट ऑफ न्यू कोल प्लांट्स. ये रिपोर्ट किसने किया है? इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर विच कंडक्ट्स द एनुअल सर्वे ऑफ कोल पावर कैपेसिटी अंडर डेवलपमेंट. ओके, नाउ the report says that the coal plant capacity under development has declined 13% last year. Now it started rising in 2020 for the first time since 2015.
2015 के बाद क्या हुआ कि 2020 में इसका एक्सपांशन हुआ एंड टोटल कोल पावर कैपेसिटी जो अंडर डेवलपमेंट इट हैज़ कम डाउन लास्ट ईयर टू द रिकॉर्ड ऑफ 457 गीगावाट फ्रॉम 525 गीगावाट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं विच आर मूविंग न्यू कोल प्लांट्स डाउन फ्रॉम 41 कंट्रीज इन जनवरी। मतलब ये क्या कह रहा है कि पहले 41 कंट्रीज they were going to set up the new coal plants. Now the number of countries are only 34. Then China, South Korea and Japan, they have pledged to stop funding the new coal plants in other countries, but China अपने country में it is continuing to set up the new coal plant. The next is tax to GDP ratio. So India में tax to GDP ratio जो है वो कम है, जो हमारा टारगेट है वो है 15 to 20% का, और अभी जो है इट इज़ 12%। ओके, सो इफ यू जस्ट सी इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन विच अमाउंट्स टू रुपीज़ 14,09,640 करोड़ फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ओके, so if you will just see our last year collection, it was rupees 9.45 lakh crore. Okay, so we have moved upward by around rupees 4.5 lakh crore, और ये growth कितना है 49%. So this 49% growth, so we already know that last year there were COVID-19 disruptions, many job losses, so direct tax collection was very low. Now the next is that direct tax collection जो है वो increase तो हुआ है, ठीक है ना, and it has surpassed the indirect tax collection. ओके, सो इट इज़ नाउ 52%। टोटल टैक्स कलेक्शन में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन है इट इज़ 52% एंड CBDT इज एमिंग फॉर 60%। द नेक्स्ट इज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो द आंसर इज JB Mohapatra। Friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.